हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशंस के नोट्स एकदम सरल माध्यम में। अब बात करते हैं अपनी प्रेजेंट क्लास की। तो हम लोग बात कर रहे थे एक प्लांट सेल के बारे में, बायोलॉजी में एक प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने कोशिका भित्ति सेल वॉल को पढ़ लिया था और उसको कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचे थे जीव द्रव्य पे। जब हम जीव द्रव्य वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो इसमें हम पढ़ चुके थे जीव द्रव्य की खोज के बारे में, जीव द्रव्य की प्रकृति के बारे में और जीव द्रव्य के भौतिक गुण या लक्षणों के बारे में, यानी कि फिजिकल उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। क्योंकि अब हम इस चैप्टर को, जो पिछले वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट हेडिंग आज की हमारी है वो है जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले वाले ये टॉपिक्स हैं, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप वहां से इनको देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन में सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो है जल का, वाटर। अब बात करें जीव द्रव्य में वाटर की, तो जीव द्रव्य में एक प्लांट कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य में पानी की जो मात्रा होती है, जल की जो मात्रा होती है, वो लगभग 75% से 85% के बीच में होती है। यानी कि उसमें जो तत्व है जीव द्रव्य में, उसमें जल की जो मात्रा है वो 75% से 85% के बीच में होती है। और एक पादप कोशिका का जो सूखा बीज पत्र होता है, उसका जो बीज निकलता है या सूखा हुआ बीज होता है, उसमें भी लगभग, जैसा कि यहाँ पे लिख देते हैं, सूखा बीज या जिसका बीज पत्र जो होता है उसमें लगभग 10% जल की मात्रा उस सूखे हुए बीज में भी होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीव द्रव्य में जल की मात्रा 75 से 85% यानी 75 to 85% होती है और सूखे हुए बीज में 10% जल की मात्रा होती है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन जीव द्रव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रोटीन जो है वो जीव द्रव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह जटिल अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जो प्रोटीन्स की जो संरचना है, प्रोटीन का जो गुण है यह ऐसा है कि यह जटिल अणुओं से मिलकर के बने होते हैं और इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फॉस्फेट्स आदि घटक शामिल होते हैं। यानी इन सभी तत्वों के, या जो आप देख सकते हैं आप सामने लिखा है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फेट आदि, इसके अलावा भी कुछ और, इन सभी घटकों से मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन का कोई एक प्रकार नहीं बल्कि कई प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण 20 प्रकार के 20 टाइप्स 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड्स भी उन्हें बोलते हैं हम, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। तो ये है जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन में प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन का प्रकार कि प्रोटीन किससे बना होता है? कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फेट्स आदि घटकों के सम्मिलित मिश्रण से बना हुआ था। इनके जटिल अणुओं से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स का निर्माण जो है वो 20 प्रकार के अम्लों से मिलकर के होता है। इस प्रकार से ये था प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, तो जीव द्रव्य में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मुख्यतः हाइड्रोजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। और जीव द्रव्य में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, हाइड्रोजन का अनुपात ऑक्सीजन से, एक प्लांट सेल का जो जीव द्रव्य है उसके अंदर
इसका जो रेशियो है, अनुपात जो है वो 2:1 के रूप में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 के रूप में होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो आपका आणविक सूत्र है CH2O, और आपकी जो प्रॉपर बनती है वो आपकी N मीन्स अणुओं की संख्या। तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में एक बात और है कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड्स, और दूसरा है आपका ओलिगो सैकेराइड्स, और तीसरा है आपका पॉली सैकेराइड्स। ये 3 प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः मोनोसैकेराइड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मोनोसैकेराइड्स में मुख्यतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, जबकि ओलिगोसैकेराइड्स में माल्टोज और सुक्रोज होता है। माल्टोज और सुक्रोज होता है। अब बात करें हम पॉलीसैकेराइड्स की, तो पॉलीसैकेराइड्स में मुख्यतः यहां पर हम स्टार्च और सेलुलोज को प्राप्त करते हैं। तो ये है आपका जीवद्रव्य के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का संगठन, जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपका इसमें यौगिक आता है, ओलिगो में माल्टोज और सुक्रोज आता है, जबकि पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च और सेलुलोज आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लिपिड्स। लिपिड्स की बात कर रहे हैं, लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो है वो वसीय रूप में होता है, वशीय रूप में, या जिसे हम कह सकते हैं वसा रूप में, वसा रूप में होता है। और वसा रूप में जो लिपिड्स होते हैं ये भी आपके 3 फॉर्म में होते हैं जीवद्रव्य के अंदर, ये भी आपके 3 फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि एक पहला है शुद्ध वसा, जिसे हम ट्रू फैट भी कह सकते हैं या प्योर फैट भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका मोम, और तीसरा है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स अब देखते हैं तीनों के बारे में। शुद्ध वसा में क्या होता है? शुद्ध वसा में आपके जो ग्लिसरॉल और वशीय अम्ल शामिल होते हैं। जैसे कि ग्लिसरॉल, शुद्ध वसा में ग्लिसरॉल और प्लस वशीय अम्ल, जिसे हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। मोम की बात करें, जो मोम जो होता है वो कार्बनिक परमाणुओं की एक बड़ी या उच्च श्रृंखला के द्वारा निर्मित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं सुबेरिन और क्यूटिन आदि, इस टाइप के कार्बनिक परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है, जो सुबेरिन में पाई जाती है, क्यूटिन पाई जाती है, ये आपके मोम के अंतर्गत। अब बात करें हम फॉस्फोलिपिड्स की, तो जो ग्लिसरॉल और वशीय अम्ल शुद्ध वसा में पाए जाते हैं, वही आपके जो है फॉस्फोलिपिड्स के भी यौगिक हैं। तो यानी कि ग्लिसरॉल और वशीय अम्ल, इनके अलावा फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार, आदि, इन सभी यौगिकों में जो है यौगिकों का सम्मिश्रण जो है वो आपके फॉस्फोलिपिड्स के अंतर्गत आता है।
तो ये बात की हमने लिपिड्स के बारे में। तो अगला हमारा जो इसका बिंदु है, अगला जो पॉइंट है वो है न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात करने वाले हैं। न्यूक्लिक अम्ल बड़े आकार के या बृहद आकार के कार्बनिक अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये बृहद आकार या इसे हम बड़े आकार भी बोल सकते हैं, बड़े आकार के या बृहद आकार के कार्बनिक अणु होते हैं। कार्बनिक अणु होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका जो है कि सल्फर और आदि अन्य घटकों से मिलकर के बने होते हैं। आदि घटकों से मिलकर के बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आरएनए, दूसरा डीएनए। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके बारे में आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक है जिस प्रकार से हम प्लांट सेल को पढ़ रहे हैं, तो ये क्रमशः आपके आगे वीडियोस में आते जाएंगे। तो ये था आपका आरएनए और डीएनए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले बिंदु के बारे में, जो कि आपका पूरा का पूरा एक अकार्बनिक पदार्थों का एक संग्रह है। तो हम बात करने वाले हैं अकार्बनिक पदार्थों के बारे में। अकार्बनिक पदार्थों के बारे में हमें यह देखना है कि इनका किस प्रकार का संगठन होता है जो जीव द्रव में कार्य करता है। अकार्बनिक पदार्थ जल में घुले हुए या आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ इस प्लांट सेल के अंदर जो पाए जाते हैं आपके जीव द्रव्य के अंतर्गत, वो या तो घुले हुए जल में घुले हुए रहते हैं या फिर आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं। और आयनिक अवस्था जो होती है वो धनायन या ऋणायन होती है, या तो धनायन होती है या फिर ऋणायन हो सकती है, या दोनों ही हो सकती है। तो देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये आपके धनायन और ऋणायन दोनों ही होते हैं। तो धनायन में देखते हैं कैल्शियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम और आयरन होता है, जबकि ऋणायन में नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स, ये सारे यौगिक इनमें आते हैं। अब इसका अंतिम बिंदु हमारा आता है वो है आपका अन्य पदार्थ, यानी कि जो रासायनिक संगठन है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब चीजों के अलावा प्रोटीन्स और जल, इन सब चीजों के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि पिगमेंट्स जिन्हें हम वर्णक बोलते हैं, विटामिन, लेटेक्स, वृद्धि नियंत्रक यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर्स, और विकर जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। विकर को ही हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये सब अन्य यौगिक हैं जो इसके रासायनिक संगठन में प्रयुक्त होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म वाला, जीवद्रव्य वाला, वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो हम अन्य पार्ट पढ़ने वाले हैं वो आपको आगे से अगले वीडियो में मिलेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था जीवद्रव्य के बारे में, जीवद्रव्य आपका कोशिका द्रव और केंद्रक का एक मिश्रण होता है, उसका एक दोनों का एक सम्मिलित रूप होता है। तो जीवद्रव्य के बारे में उसके जो गुण हैं भौतिक या रासायनिक, वो हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी बात करेंगे इसके दोनों भागों के बारे में, जिसमें पहला भाग आपका होता है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, जिसे आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। जो बिंदी या डॉट वाली आकृति होती है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, या केंद्रक के चारों ओर होती है। तो इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले वीडियो से करेंगे। इसके अलावा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।